भारत भूमि ने हजारों योद्धाओं को पैदा किया है और ऐसे महान योद्धाओं में 12वीं सदी में अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, 6 भाषाओं के ज्ञानी और योद्धाओं के योद्धा थे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान। आइए उनकी जयंती के अवसर पर उनके संबंध में और अधिक जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जिनको तत्कालीन साहित्य में राय पिथौरा कहा गया है, उनका राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में विद्यमान था। पृथ्वीराज चौहान चाहमान या चौहान वंश के शासक थे और इनके राज्य के अंतर्गत वर्तमान राजस्थान का बड़ा हिस्सा, हरियाणा का, दिल्ली का, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल था। प्रारंभ में चौहान वंश की राजधानी अजयमेरू, जिसे हम आज अजमेर के नाम से जानते हैं, थी, किंतु कालांतर में ये दिल्ली में भी परिवर्तित हुई और उस समय दिल्ली का नाम ढिल्ली का था। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1177 से 1192 ईस्वी तक शासन किया, ये इनके पिता राजा सोमेश्वर और इनकी माता कलचुरी राजकुमारी कर्पूर देवी थीं। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण रानी कर्पूर देवी को पृथ्वीराज का संरक्षक बनकर राज्य चलाना पड़ा और उनके इस कार्य में उनके एक योग्य मंत्री कैम्बास ने रानी कर्पूर देवी को अपना सहयोग प्रदान किया। लेकिन पृथ्वीराज शीघ्र ही स्वयं उठ खड़े हुए और उन्होंने 1180 में स्वयं शासन की बागडोर संभाली। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का जो नायकत्व है, उसके पीछे 2 कथानक प्रचलित हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2 ऐतिहासिक तथ्य हैं, जिनके कारण वो गांव-गांव में जाने जाते हैं। पहला, पृथ्वीराज के संबंध में जानकारी का जो तथ्य है महत्वपूर्ण, वो है तुर्कों से उनका संघर्ष। और दूसरा, उनका जो प्रसिद्धि का कारण है, जो कथानक है इतिहास में, वो है गहड़वाल राजकुमारी यानी कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता या संजोगता से उनका प्रेम प्रसंग। आइए हम इन दोनों ऐतिहासिक तथ्यों पर क्रमशः बात करते हैं और जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पूरे भारतीय समाज के अंदर, गांव-गांव के जन जन के बीच में क्यों इतने लोकप्रिय हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा के संबंध में हमें जो भी जानकारी आज प्राप्त होती है, वो उनके कुछ सिक्कों से, कुछ उनके अभिलेखों से जो खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं और कुछ साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो पृथ्वीराज के समय में ही लिखी गई, वो जयानक के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है, जो आज हमें उपलब्ध है। इसी प्रकार से इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखी और जिस किताब को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, उससे भी पृथ्वीराज के जीवन और क्रियाकलापों पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार जगनिक कृत आल्हा खंड, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के युद्धों की कहानियाँ बताई गई हैं, उससे भी हम पृथ्वीराज के बारे में जान पाते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दी संभालने के बाद 1182 में बुंदेलखंड, जिसे उस समय जेजाक भुक्ति कहा जाता था, वहाँ के राजा परमादिदेव, जो कि चंदेल वंश के थे, उनको पराजित किया। और इस विजय का विवरण पृथ्वीराज चौहान के समय के एक अभिलेख, मदनपुर अभिलेख में हमें प्राप्त है। इसी प्रकार इस युद्ध में चंदेल परमादिदेव की सहायता के लिए उनके मित्र गहड़वाल राजा जयचंद्र ने आल्हा उदल को
सहायता के लिए भेजा था। तो इस प्रकार आल्हा उदल, जो कि जगनिक के द्वारा आल्हा खंड के रूप में हमें उनकी वीरता की कहानियाँ मिलती हैं, भी पृथ्वीराज चौहान के समय से ही संबंधित हैं। 1182 में बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमादिदेव को आल्हा उदल की भी सहायता मिली, किंतु फिर भी पृथ्वीराज चौहान के शौर्य के आगे ये टिक नहीं पाए और पृथ्वीराज ने इन सभी को बुरी तरह हराया। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजरात के चालुक्य नरेश भीम को भी पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया और यह घटना भी 1187 ईस्वी से पूर्व की ही है। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान के युद्धों ने, उनकी वीरगाथाओं ने, उनकी वीरता की धाक संपूर्ण भारत में फैला दी और पूरे भारत में जिसने भी पृथ्वीराज चौहान की इन वीरता की, इन युद्धों की कहानियों को सुना, वो पृथ्वीराज चौहान से आकर्षित होने से नहीं बच सका। इन्हीं में से एक थी गहड़वाल राजकुमारी संयोगिता या संजोगता, जो कि कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री थी। परंपरा से हमें पता लगता है कि संयोगिता प्राचीन साहित्य में वर्णित अप्सरा तिलोत्तमा का अवतार थी और जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं को सुना तो वो मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से उन्हें अनुराग हो गया, उन्हें प्रेम हो गया और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना वर स्वीकार कर लिया। जब ये सूचना गहड़वाल राजा, कन्नौज के राजा जयचंद्र को प्राप्त हुई कि उनकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से प्रेम संबंध हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने संयोगिता का विवाह रचाने के लिए स्वयंवर किया। इस स्वयंवर में राजा जयचंद्र ने भारत के सभी राजकुमारों और राजाओं को बुलाया सिवाय पृथ्वीराज चौहान के। क्यों? क्योंकि गहड़वाल वंश से चौहान वंश की पुरानी प्रतिद्वंदिता भी थी। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वीराज की एक प्रतिमा बनवाई और जिस स्थल पर स्वयंवर हो रहा था उस स्थल के गेट पर यानी दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में उस प्रतिमा को खड़ा कर दिया गया। बताया जाता है कि जब संयोगिता वरमाला लेकर आई तो उन्होंने एक एक कर सभी राजकुमारों और राजाओं की तरफ देखा, किंतु पृथ्वीराज चौहान को ना पा करके वो भवन के द्वार तक चली आईं और उन्होंने प्रतिमा को देख करके प्रतिमा के गले में ही जयमाला डाल दी, अर्थात पृथ्वीराज चौहान को प्रतिमा के माध्यम से ही उन्होंने वरण कर लिया। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें इस सब घटना की जानकारी थी, वहीं स्थल के पास अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ छुपे हुए थे और उन्होंने एकदम हमला किया और संयोगिता ने चूंकि उन्हें अपना वर स्वीकार कर लिया था और जयमाला प्रतिमा के गले में डाल दी थी, इसीलिए संयोगिता को अपने साथ लेकर पृथ्वीराज अपने राज्य वापस लौट आए। यहाँ से गहड़वाल राजा जयचंद्र और चौहान वंश के शिरोमणि राजा पृथ्वीराज के बीच एक नई प्रतिद्वंदिता का दौर शुरू हुआ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि राजा जयचंद्र ने एक राजसूय यज्ञ किया और इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने उत्तर भारत के सभी राजाओं को ये संदेश दिया कि वो उनकी प्रभुसत्ता स्वीकार करें, किंतु पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर ने उनकी प्रभुसत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और ऐसी स्थिति में इनके बीच प्रतिद्वंदिता और बढ़ती चली गई। इस दोनों घटनाओं का विवरण हमें अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी, जो कि अकबर के समय में ग्रंथ लिखा गया है, उसमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखा है उसमें भी ये प्राप्त होता है और पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित जो कि चंद्रशेखर द्वारा रचित है उसमें भी इस संयोगिता के प्रकरण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब पृथ्वीराज चौहान के प्रसिद्धि का जो दूसरा ऐतिहासिक तथ्य है वो है तुर्कों से संघर्ष। उसके बारे में बात करते हैं। 12वीं सदी तक तुर्कों के इस्लामी राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक हो चुका था और 1175 में मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी को पार कर मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। 1178 में उसने गुजरात के चालुक्य राजा भीम पर अटैक किया, लेकिन चालुक्यों ने बड़ी बहादुरी से मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया और उसको यहाँ से उल्टे पैर भागना पड़ा। अगले कुछ वर्षों में गोरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब तक का इलाका अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया और उसकी सीमा पृथ्वीराज चौहान से मिल गई। अब युद्ध अवश्यंभावी था। हसन निजामी, जो कि मध्यकालीन एक लेखक है, अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में लिखता है कि मोहम्मद गोरी ने
सुलह करने के लिए, संधि समझौता करने के लिए अपना एक दूत पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजा था, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने संधि करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और तबकाते नासिरी और तारीख़ फरिश्ता ऐसे जो दो ग्रंथ मध्यकालीन हैं, इनसे हमें पता लगता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में केवल 2 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। किंतु भारतीय जो लेखक परंपरा है, जो भारतीय लेखक हैं, वो ग्रंथों में अनेक युद्धों का विवरण देते हैं। जैसे हम्मीर का महाकाव्य है, वो बताता है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच 9 युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित कर बंदी बना लिया और उसे बाध्य किया कि उसने भारतीय क्षेत्र के अंदर जिन भी राजपूत राजाओं के ऊपर अटैक किया था वो उनसे माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगने के बाद ही उसको वापस अपने राज्य अफ़गानिस्तान जाने दिया गया। तो इस तरीके से हम अगले ग्रंथ में भी देखते हैं कि पृथ्वीराज प्रबंध नाम का जो ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि गोरी और चौहान के बीच 8 युद्ध लड़े गए और इनमें से 7 युद्धों में पृथ्वीराज ने गोरी को हराया और बंदी बनाया, लेकिन बार बार माफ़ी मांगने के कारण छोड़ दिया। इसी प्रकार से अन्य दूसरे ग्रंथ जैसे प्रबंधकोश, सुरजन चरित, पृथ्वीराज रासो 21 युद्धों का विवरण हमें देते हैं, और वहीं आगे प्रबंध चिंतामणि नाम का ग्रंथ तो 22 युद्धों का उल्लेख करता है। तो कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध तो नहीं हुए, ये तो तय है। अनेक युद्ध लड़े गए और अनेक युद्धों में बार बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, किंतु वो बार बार माफ़ी मांग कर यहाँ से वापस चला जाता था और तैयारी करके पुनः भारत के ऊपर अटैक करता था। 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, वो एक डिसाइसिव हमला था, क्योंकि इस युद्ध में उसने, मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद यानी भटिंडा पर कब्जा कर लिया और वहाँ जियाउद्दीन नाम के सिपह सालार को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता लगा तो वहाँ से, दिल्ली से अपनी एक बड़ी विशालकाय सेना लेकर के उसने वहाँ अटैक किया पंजाब के अंदर। और मध्यकालीन लेखक फरिश्ता हमें बताता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास इस समय 2 लाख घुड़सवार और 3000 हाथियों की विशाल फौज थी। मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से घायल कर दिया और उसे जान बचा करके वापस भागना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत हासिल करने के बाद निश्चिंत हो गए और उन्होंने सोचा कि मोहम्मद गोरी अब वापस नहीं आएगा, किंतु 1192 में ही, अगले ही वर्ष, अपने अपमान का बदला लेने के लिए गोरी गजनी से लौटा और अब की बार तबकाते नासिरी का लेखक हमें ये बताता है कि उसने 1,20,000 घुड़सवारों की फौज तैयार की और युद्ध हुआ तराइन का 1192 में दूसरा, जिसे हम तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं इतिहास में। हसन निजामी हमें बताता है कि पृथ्वीराज चौहान के 1 लाख राजपूत सैनिक इस युद्ध में मारे गए और अंततः पृथ्वीराज चौहान अपने एक मंत्री कैम्बास के विद्रोह के कारण पकड़ा गया और पृथ्वीराज चौहान को तुर्कों ने सरस्वती किले के पास, हरियाणा में ये स्थान पड़ता है, वहाँ उसको पकड़ लिया। अजमेर और दिल्ली तुर्कों ने जीत ली और जी भर करके अजमेर और दिल्ली अन्य नगरों को लूटा गया और आग लगाई गई। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान बार बार तुर्कों को पराजित करते रहे, किंतु अंततः तराइन के दूसरे युद्ध में अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण और कुछ अपनी निश्चिंतता के कारण कि गोरी वापस नहीं आएगा, पराजित हुए और इस प्रकार से चौहानों का विशाल साम्राज्य तुर्कों के अधीन चला गया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इस पर भी इतिहास में अनेक मत हैं। जैसे मिन्हाज और फरिश्ता जो तत्कालीन इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पकड़ा और उसको नरक भेज दिया। तो इस बात से ये तथ्य स्पष्ट नहीं होता कि हुआ क्या, शायद उसकी हत्या कर दी गई, ये फरिश्ता और मिन्हाज सांकेतिक रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम इतिहासकार जैसे कि हसन निज़ामी, वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर ले जाया गया और वहाँ उसे बताया गया कि आप गोरी के अधीनस्थ शासक बन जाइए तो आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। उसने इनकार कर दिया और फिर उसने गोरी के वहाँ से भगाने की भी कोशिश की, पुनः विद्रोह किया और इस एवज में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की गला काट के हत्या करवा दी, ऐसा हसन निज़ामी ने लिखा है। तो ये भी एक विवरण प्राप्त होता है। हमें ये भी एक विवरण प्राप्त होता है हम्मीर महाकाव्य के माध्यम से कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की कैद में ही मरे
एक हमें ये भी प्रबंध चिंतामणि से पता लगता है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी का अपमान किया गया अजमेर के अंदर, बंदी अवस्था में होने के बावजूद भी, और उसने कुल्हाड़ी से पृथ्वीराज चौहान को कटवा दिया। चंद्रबरदाई हमें एक दूसरी कहानी बताता है। वो बताता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ गजनी वापस ले गया, वहाँ उसको बंद कर दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गईं। किंतु चंद्रबरदाई भी पीछे पीछे से यहाँ से मोहम्मद गोरी के दरबार तक जा पहुँचे और उन्होंने मोहम्मद गोरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसी अपूर्व विद्या जानते हैं जिसे शब्दवेदी बाण चलाना कहते हैं, अर्थात वो शब्द को सुन करके ही निशाना लगा देते हैं। मोहम्मद गोरी ने कहा कि ठीक है, हमें इसका प्रदर्शन करवाइए। तो इस तीरंदाजी करतब का प्रदर्शन आयोजित किया गया और उसके अंदर हम पाते हैं, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि जैसे ही गोरी ने कुछ बोला तो तुरंत ही पृथ्वीराज चौहान ने बाण चला दिया और मोहम्मद गोरी की गर्दन में वो बाण घुस गया। तो अनेक प्रकार के कथानक, अनेक प्रकार के तथ्य पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के संबंध में हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि मोहम्मद गोरी के राजपूताने से वापस जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंद राज अजमेर में शासन कर रहा था। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसके चाचा हरिराज ने विद्रोह किया और उसने राज्य का एक बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया। और बाद में हम पाते हैं कि मोहम्मद गोरी के सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज को पराजित किया, उसकी हत्या की और राजपूताने का वो हिस्सा तुर्क सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो एक दृष्टिकोण से हम ये नहीं जानते कि पृथ्वीराज चौहान की वास्तव में मृत्यु कैसे हुई, क्या एकदम से पराजित होने के बाद उनकी हत्या की गई या क्या उनको गजनी ले जा करके उनकी हत्या की। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में भारत के जनमानस में, गांव-गांव में उनकी वीर गाथाएँ अनंत काल तक सुनी जाती रहेंगी, सुनाई जाती रहेंगी। धन्यवाद।